हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णगण नहीं है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि इसमें से, ये जो पहला से 5वीं तक संख्याएं दी गई है, इसमें से कौन सी संख्या पूर्णगण नहीं है। इसमें से कौन सी संख्या पूर्णगण नहीं है, ये आप लोगों को पता करना है। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये समझना होगा पूर्णगण होती क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा पूर्णगण होती क्या है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूर्णगण है या नहीं। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले समझ लेना है पूर्णगण क्या होती है। तो देखिए, पूर्णगण हम समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से जो है पूर्णगण आप लोगों को समझाते हैं। तो इसमें आप लोग को याद रखना है, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है, तब जो हमें संख्या प्राप्त होती है वही हमारा पूर्णगण कहलाती है। जैसे यहाँ पर समझिए, अगर हमने आपको क्या बताया, जब कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे संख्या 2। अगर यहाँ पर हमने संख्या 2 लिया है, तो इसको स्वयं से 3 बार गुना करें। इसको स्वयं से अगर हम 3 बार इस तरह से गुना कर दें, तब जो हमें गुना करने पर संख्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4 दूनी के 8, ये जो संख्या प्राप्त होगा, ये इन संख्याओं को 2 को हम कर रहे हैं स्वयं से गुना 3 बार, तो 2 का पूर्णगण कहलाएगा। 2 का पूर्णगण। और इसको हम लिखेंगे कैसे, पूर्णगण लिखते कैसे, जैसे आप लोगों को कहे 2 का पूर्णगण क्या होगा, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे घात 3। इस तरह से हम लिखते हैं। इनके ऊपर घात 3 का मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। देखिए, ये जो है वर्ग की तरह है। वर्ग में क्या होता था, इनके ऊपर घात 2 लगता था, और घन में क्या होता है, घात 3 लगता है इनके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, घात 3 का मतलब हो गया ये स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। तो को याद रखना है। देखिए, जैसे 2 की घन यहाँ पे 3, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो 2 की घात 3, या 2 का क्यूब कहेंगे, या 2 का घन कहेंगे। तो यहाँ पे 2 का घन कितना होता है, 8 हो जाता है। इसी तरह से अगर आप लोगों को कहे 3 का घन, यहाँ पे संख्या अगर 3 है और इसका घन कहे, तो हम इस तरह से इनके ऊपर घात लगा देंगे 3। वर्ग कहता था तो इनके ऊपर घात 2 लगाते थे, और घन कहे तो हम घात 3 लगाएंगे। इससे पहले आप लोग प्रश्नावली 5.1 में देख चुके थे वर्ग। यहाँ पे हम इसको 3 बार गुना कर देंगे। जब इसको हम 3 बार गुना करेंगे, तो देखिए 3 तिहाई के 9 तिहाई के 27, ये जो 27 प्राप्त हुआ, ये 3 का घन हो गया 27, ये जो संख्या प्राप्त हुआ। तो आप लोग घन समझ गए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा घन क्या होता है। जब कोई भी संख्या रहे, जैसे 3 है, तो 3 को स्वयं से 3 बार गुना करें, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो हमारा घन कहलाती है। इन संख्याओं का 3 का घन संख्या हो जाएगा 27। अब इसी तरह से अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 दिया हुआ है, 4 भी ले सकते हैं, जैसे हमने 5 लिया, तो 5 का अगर घन कहे तो हम क्या करेंगे, 5 को हम स्वयं से 3 बार गुना करेंगे। स्वयं से 3 बार गुना कर लेना है, और ये जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा क्या होगा, सॉरी 5 को से 3 बार गुना करना है, 5 लिखना है यहाँ पे। तो 5 25, 5 के 125, ये हमारा हो गया पूर्णगण। ये जो संख्या प्राप्त हुआ 125, ये 5 का जो है पूर्णगण हो गया। अब अगर आप लोगों को ये पूछे, आप लोगों को समझना है, जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ था तो आप लोगों को पता चल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या न दिया हो और आप लोगों को पूछे ये पूर्णगण संख्या है या नहीं, अभी तो आप लोगों को पता है कि ये पूर्णगण है, 5 का जो है ये पूर्णगण है 125। अगर नहीं दिया होता तो आपको कैसे पता चलता कि ये 125 पूर्णगण है या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पे ये जो 125 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए, इसमें हम लगाएंगे कितना से, 2 से तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक देखें तो विषम में है, तो हम लगाएंगे इसमें डायरेक्ट ये 5 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से देखिए 3 चौके 12, इसमें तो लग जाता है भाग, लेकिन 5 में भाग लगता नहीं है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे देखिए 5। 5 से जब लगाते हैं तो देखिए 5 से हम 12 में भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 12 में से हम 10 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 पर 5 ये वो लगा देंगे, तो 2 पर 5 25 होता है, तो 5 25। अब फिर से हम यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे 25 में, 5 से 125 में भाग दिए तो 25 बार में कटा है, फिर 5 से हम देंगे 25 में भाग, तो 5 बार में कटेगा, 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 में, तो 1 बार में। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड रूप, यहाँ पे 125 का, ये जो 125 था इसका जब गुणनखंड रूप, ये हो गया इसका गुणनखंड रूप। इसका गुणनखंड रूप देखें तो आप लोगों को याद रखना है, जब प्रत्येक संख्या त्रिक, त्रिक का मतलब होता है 3, तो त्रिक यानी कि 3 के समूह में हो, तो वो हमारा जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारा पूर्णगण प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए 125 का भाज्य गुणनखंड किए हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 5 गुने 5 गुने 5। यहाँ पर देखिए ये त्रिक में है कि नहीं, यहाँ पर देखिए तो त्रिक यानी कि 3 के समूह में है कि नहीं। वर्ग में क्या होता था, 2 का समूह होता था, लेकिन इसमें देखना है 3 का समूह। यहाँ पर देखिए 3 के समूह में है, यानी कि ये जो 125 है ये पूर्णगण है। और ये किसका पूर्णगण है, तो वो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से एक बार 5 को लिख देना है। 3 बार 5 दिया, इसमें से क्या करना है, एक बार इस तरह से लिख देना है। तो ये हमारा 5 का जो है पूर्णगण हो गया 125। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर कोई और संख्या हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 256, यहाँ पर 256,
और आप लोगों को जो पूछे ये प्रश्न संख्या 1 में इसी तरह का सवाल दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 256 और ये पूर्ण घन है या नहीं कैसे पता चलेगा। अगर आप लोगों को पूछे ये पूर्ण घन है कि नहीं तो कैसे पता करेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पर देखिए हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि इकाई अंक देखें तो सम में है। सम यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो हमारा सम संख्याएं होती है। तो यहाँ पे 6 में 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए लगा करके 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो एक बार में। अब इसके बाद देखिए 5 है तो 2 से हम 5 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 और 1 पर 6 16, 2 अठे के 16, 128 हो जाता है। फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 छक्के 12, 6 बार में ये 12 कट गया और फिर 2 से हम 8 में भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए भाग तो 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 16 दूनी के 32, 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 16 में भाग तो यहाँ पे 8 हो जाता है। फिर 2 से लगाए तो 4, फिर 2 से लगाए तो 1, सॉरी 2, फिर 2 से भाग लगाए तो 1। अब देखिए ये हमारा 256 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसको लिखना है 256 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आ रहा है तो यहाँ पे 8 बार लिख देंगे इसको गुणा में, 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से हमने 8 बार लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, क्या चेक करते हैं, ये हमारा पूर्ण घन कब होगी 256, जब ये हमारा त्रिक में हो यानी कि 3 के समूह में। तो इसको सभी को हम क्या करेंगे 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप में सभी संख्या अगर आ जाता है तो हम कहेंगे ये हमारा जो 256 है ये पूर्ण घन है, वरना नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए ये 2 देखे यहाँ पे 3 के समूह में है, ये देखे तो 3 के समूह में है, बट ये 2 देखे तो यहाँ पे 2 ही बार 2 है, ये 3 के समूह में नहीं है। जब 3 के समूह में पूरा नहीं है ये जो 256 है ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। तो इसी तरह का प्रश्न जो है आपके प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न संख्या 1 का है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह से हल करना है। देखिए ये जो अगर दिया हुआ था इस तरह से, अगर इसमें एक बार और दिया होता 2 तो ये हमारा ग्रुप में आ जाता 3 के ग्रुप में, तो हमारा होता जो संख्या प्राप्त होती। और यहाँ पर देखिए ये समूह में नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। तो चलिए अब इतना आप लोगों को समझ गए होंगे। बाकी आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1 को जब हल करेंगे तो उसमें आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे आप लोगों को हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है वो आप लोग को पता करना है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले जैसे पहला का हल करेंगे तो पहला ये 216 है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो अगर ग्रुप में आ जाता है 3 के ग्रुप में आ जाता है तो वो हमारा संख्या पूर्ण घन होगा, वरना नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो पहला का हल कर रहे हैं तो पहला देखिए 216 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। देखिए इसमें हम किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 216 में 2 से लगाएंगे क्योंकि इसका इकाई अंक देखें तो 6 जो कि सम में है। यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 2 अठे के 16। अब डायरेक्ट 8 नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे 8, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 संख्या हम एक साथ ले रहे हैं, 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक शून्य डालना है, इसके बाद 2 अठे 16 तो यहाँ पे हो जाता है 108। 2 से 216 में भाग दीजिएगा तो 108 बार में कटेगा। फिर 2 से हम भाग देंगे 108 में तो इसमें कितनी बार में कटेगा, तो 2 पंचे के 10, 2 पंचे के 10 और 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे भाग तो देखिए 2 दूनी के 4, इसमें बच जाता है 1 और ये 4 तो 1 4 14 होता है, 2 सत्ते के 14। अब इसमें कितना से भाग लगेगा, 2 से लगेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक देखे तो विषम में, तो इसमें हम 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 से भाग लग जाएगा। तो देखिए 3 9 में के 27, 9 बार में ये हो गया 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 के 9, फिर 3 से लगाए तो 1। अब देखिए इसको हम ये गुणनखंड रूप हो गया 216 का, तो लिख देंगे एक बार 216 और इसका ये गुणनखंड रूप लिख दीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3 है और 2 3 बार है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जब कब होता है पूर्ण घन, जब यहाँ पे 3 के समूह में आ जाता है। देखिए 2 3 के समूह में और 3 भी संख्या देखें तो 3 के समूह में, देखिए दोनों जो है 3 बार है, इसमें भी देखिए 2 3 बार और 3 भी देखें तो 3 बार, यानी कि ये जो 216 है ये हमारा पूर्ण घन है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा पूर्ण घन नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण घन हो जाता है पहला, तो इसमें हम लिख देंगे। अब लिखेंगे क्या इसमें, तो आप लोग को ध्यान रखना है, जो भी हम बताते हैं उसमें ध्यान रखना है। देखिए 216 का ये जो संख्या प्राप्त हुआ है अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा पूर्ण घन के रूप में है, यानी कि 3 के समूह में है। तो हमें एक बार लिख देना है, इसको लिख देंगे चूंकि ये जो 216 है 216 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, ये लिखने से क्या होता है आप लोगों को पूरा क्लियर समझ आता है। इसे आप लोगों को भी लिखना है 216 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड गुणनखंड जो है 3 के समूह में है, गुणनखंड 3 के समूह में है, 3 के ग्रुप यानी कि
समूह में है, के समूह में है। इस तरह से लिख देना है, समूह में है। अतः ये जो संख्या दिया है 216, यह संख्या 216 जो दिया हुआ है ये हमारा पूर्ण घन है। लिख देंगे यह जो संख्या दिया है, डायरेक्ट लिख दीजिए यह एक पूर्ण घन है, या फिर लिख सकते हैं ये जो संख्या दिया है 216, इस तरह से लिख देना है 216 एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। ये हमारा पहला का था। अब इसी तरह से दूसरा में देखेंगे ये पूर्ण घन है या नहीं, तो इसको हम कैसे जांचेंगे, तो इसे भी क्या करना है 128 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पे 128 का अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12 और ये 8, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 तिया के 6, 2 न्यू के 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाइए तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, और 2 से लगाएंगे तो 1 बार में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो लिख देना है 128 का। दूसरा नंबर हल कर रहे हैं, यहाँ पे 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7 बार लिख देंगे इस तरह से गुना में। अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यह जो है पूर्ण घन है या नहीं। कितना बार, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 बार। तो देखिए ये 2 देखे तो यहाँ पे 3 के समूह में है, यहाँ पे देखिए 3 के समूह में है, बट यहाँ पे देखिए ये 3 के समूह में है ही नहीं। जब 3 के समूह में पूरा नहीं है, पूरा जितना भी अभाज्य गुणनखंड, जैसे 128 का अभाज्य गुणनखंड आया, पूरा का पूरा 3 के समूह में होना चाहिए, यानी कि ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन ये 2 देखे बच जाता है, ये अकेला, ये ग्रुप में नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या दिया 128, ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 के समूह में नहीं है। तो इसे लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है 128, चूँकि ये जो 128 दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोगों को भी लिख देना है। अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। अतः यह जो संख्या दिया हुआ है 128 एक पूर्ण घन नहीं है, एक पूर्ण घन नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। पूर्ण घन कब होता है, जब 3 के समूह में होता है उसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरह से तीसरा देखेंगे ये पूर्ण घन है या नहीं। ये जो दिया हुआ है 1000, ये देखेंगे पूर्ण घन है या नहीं। इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1000 और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसमें देखिए 2 से लगाए तो भाग देंगे 2 से 1000 में, तो 500 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 250 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 और 25 दूनी के 50, 25 बार में। यहाँ पर अब 2 से लगेगा नहीं, इकाई अंक 5 आ गया, तो यहाँ पर हम लगा के देखेंगे 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 चौके 12 ये तो कर जाता है, लेकिन 5 नहीं करता है, तो हमें क्या करना है 5 से लगाना है। 5 दूनी के 10, 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 और 5 25, यानी कि 5 बार में 25। फिर 5 से लगाएं तो 5 1 5, 5 1 25, 5 1 5। यहाँ पे देखिए ये 3 के समूह में है, ये आप लोगों को यहीं से दिखने से ही पता चल गया होगा। यहाँ पे तीसरा नंबर में, तीसरा में क्या लिखेंगे, 1000 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3 के समूह में है यहाँ पे, और 5 भी 3 के समूह में है। 5 गुने 5 गुने 5, देखिए 3 यहाँ पे देखिए 2 जो है 3 के ग्रुप में है यानी कि समूह में है, और 5 भी जो है 3 के समूह में है, यानी कि 3 बार संख्या है 5, और 2 भी जो है 3 बार है। जब यहाँ पर 3 के समूह में हो जाता है तो वो जो संख्या होती है, जैसे यहाँ किसका अभाज्य गुणनखंड की है, ये जो प्राप्त हुआ किसका अभाज्य गुणनखंड, 1000 का प्राप्त हुआ है, तो ये जो 1000 संख्या है ये हमारा पूर्ण घन है। यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि ये जो दिया हुआ है 1000 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में है अतः यह जो संख्या दिया हुआ 1000 पूर्ण घन है। एक पूर्ण घन लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1000। अब इसका भी क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करिए, यहाँ पे लगा देते हैं 100 का, यहाँ पे कर लेते हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बार में, 50 बार में, 2 से 50 बार में कटेगा। यहाँ पे फिर 25 बार में 2 से भाग लेंगे तो अब 5 से लगेगा डायरेक्ट, 5 से लगाएंगे तो 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। अब यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 100 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना प्राप्त हुआ, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5।
अब देखिए ये हमारा 3 के समूह में है ही नहीं, यहाँ पे 2 ही का ही समूह बन रहा है, और 2 का समूह होता है तो वो हमारा वर्ग होता है, न कि घन होता है। ये हमारा ये जो 100 संख्या दिया है, ये अगर कहे पूर्ण वर्ग पूछता तो वो तो है, जो कि हम प्रश्नावली 5.1 में देखे हुए थे, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को पता है पूर्ण घन होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 के समूह में होना चाहिए संख्या है। जैसे 2 देखे तो यहाँ पे 2 ही बार है, अगर 3 बार होता, 5 भी 3 बार होता, तब जाकर के ये हमारा जो संख्या प्राप्त होता है वो हमारा पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो ये जो 100 दिया हुआ है संख्या है, ये हमारा पूर्ण घन नहीं है, तो हम लिख देंगे चूंकि ये जो दिया हुआ है 100, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, 3 के समूह में नहीं है, अतः ये जो संख्या दिया हुआ है 100, 100 पूर्ण घन नहीं है। एक पूर्ण घन नहीं है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। इस तरह से क्या करना है आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, 5 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 46,656, इसका भी क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, दिया हुआ है 46,656, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे भाग, यहाँ पे कितनी बार में, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, 1 6, 2 अठे के 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 2 से लगाएंगे 2 1 2, 1 3 13, 2 छक्के 12, 1 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे के 10, इसमें बच जाता है 1 और 6, 1 6 16, 2 अठे के 16, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, 1 8, 2 नम्बे के 18, यहाँ पे 2 1 2, 1 2, तो 2 छक्के 12, इसके बाद 2 से भाग लगाएंगे तो 2 1 2, 2 चौके 8, इसके बाद यहाँ पे 1 1, 2 पंचे के 10, 1 6 2 अठे के 16, फिर 2 से भाग लगाइए, यहाँ पे 2 सत्ते के 14, 2 दूनी के 4, 1 8, 2 अठे के 16, इसके बाद फिर से यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 नम्बे के 18 हो जाएंगे, देखिए 2 दूनी के 4, इसमें 1 8, 2 नम्बे के 18, यहाँ पे 9 बार में, फिर यहाँ पर देखिए 2 से लगेगा नहीं, इसमें यहाँ पे 9 आ जाता है इकाई अंक, यहाँ पे विषम में आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6, 1 3 चौके 12, 3 तिया के 9, फिर यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर समझिए 3 से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 3 अट्ठे के 24, 3 1 3, फिर 3 से लगाइए तो यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 3 दूनी के 6, और इसमें 2 1, 3 सत्ते के 21, 7 बार में, फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 नम्बे के 27, 3 से लगाएंगे 3 तिया के 9, 3 से लगाएंगे तो 1 बार में, तो यहाँ पे देखिए ये गुणनखंड रूप हो गया, इसका लिख देना है यहाँ पे 5 नंबर में 46,656 बराबर क्या हो जाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो यहाँ पर 6 बार लिख देंगे इस तरह से, 2 3 4 5 6 बार, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ पर 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 बार। अब देखिए ये समूह में आ रहा है कि नहीं, 3 के समूह में ये दो 3 के समूह में है, ये 3 देखे तो 3 के समूह में, और ये 3 देखे तो 3 के समूह में, यानी कि सभी का देखे संख्याएं जितना भी दिया है प्रत्येक संख्या 3 के समूह में है, तो यानी कि ये जो संख्याएं दिया है ये हमारा पूर्ण घन है, तो हम लिख देंगे चूंकि ये जो दिया हुआ है 46,656, यह इसका अभाज्य गुणनखंड, उतना का अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में है, अतः यह जो संख्या दिया हुआ है 46,656 पूर्ण घन है, यह एक पूर्ण घन है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है। इस तरह से क्या करना है, लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 को समझने से पहले प्रश्न संख्या 1 को थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा और समझा दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए समझना है, कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णघन नहीं है। इसमें से ये जो हम हल किए हैं अभी, इसमें से कौन कौन सा संख्या जो है पूर्णघन नहीं था। तो देखिए पहला तो था, दूसरा जो है पूर्णघन नहीं है, दूसरा यहाँ पे 3 के समूह में नहीं, इसलिए दूसरा, और चौथा देखिए, चौथा नंबर देखिए ये भी हमारा 3 के समूह में नहीं है, यानी कि दूसरा और चौथा जो है पूर्णघन नहीं है। तो इसे आप लोग को समझ लेना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझे। अब दूसरा नंबर समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे इन संख्याओं में, ये जो संख्या दिया है
सभी में गुना करें तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि अभी जो ये संख्या दिया है ये एक भी जो है संख्या पूर्ण घन नहीं है। एक संख्या जितना भी दिया है ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। इसका मतलब तो हमें इसमें कौन सी संख्या से गुना करें जिससे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 में अभाज्य गुणनखंड किया था इसी तरह से इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 243 पहला कॉल कर रहे हैं, 243 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। देखिए इसमें लगाएंगे कितना से लगेगा, देखिए 2 से लगेगा नहीं क्योंकि इसका एकांक देखें तो विषम में है। तो कितना से लगेगा, तो यहाँ पर हम लगा करके देखेंगे 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 अट्ठे के 24, 8 बार में 24 और 3 एका 3 यानी कि 81 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 27 तिया के 81, 27 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया के 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, फिर 3 से लगाए तो 3 एका 3। तो यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देना है 243। 243 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 गुने 3 गुने 3 कितने बार है, 5 बार, 5 बार लिख देना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये 3 के समूह में है बट यहाँ पे देखिए तो 3 के समूह में नहीं है, इसमें 2 ही बार है। तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें 243 में जिससे हमें ये जो है पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें अगर हम 3 देखिए एक 3 की और जरूरत है हमें, यहाँ पर अगर एक 3 और हो जाता है तो ये हमारा समूह में आ जाता है, यानी कि ये 3 के समूह में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें 243 में जो है 3 से गुना कर देना है। अगर हम यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं ये 3 के समूह में आ जाएगा। तो यही हमें सबसे छोटी संख्या कह रहा था निकालने के लिए, तो यही हमारा सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएंगे। अब इसे लिखना भी तो है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना है चूँकि 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं है। ये जो 3 दिया हुआ है 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को भी क्या करना है, लिख देना। ये जो दिया हुआ है 3 ये 3 के समूह में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 243 पूर्ण घन नहीं है। 243 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन कब होता है, जब यहाँ पे 3 के समूह में होता है। ये 3 के समूह में नहीं है तो पूर्ण घन नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुना करें तो हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो 3 से, यही 3 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः लिखना है 243 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोग को लिख देना। यही हो गया इसका उत्तर। यही कितना से हम गुना कर रहे हैं, सबसे छोटी संख्या 3 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया इसका उत्तर, यही 3। तो हमें लिख देना। आप देखिए इसको गुना करके लिख देते हैं 243 में अगर हम गुना कर देते हैं 3 से तो यही जो है ग्रुप में आ जाएंगे। ये इसका गुणनखंड जो है ये ग्रुप में आ जाएंगे। अब देखिए ये 3 के समूह में और ये भी 3 के समूह में हो जाएंगे क्योंकि हमें 3 की जरूरत था ग्रुप में लाने के लिए। तो यही छोटी संख्या 3 से गुना की है, ये 3 इसका आंसर हो गया। इसको गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 3 से 3 को गुना करेंगे 3 तिया के 9, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया के 12 के 2, हाथ में 1, 3 दूनी के 6, 1, 729 हो जाता है। ये जो 729 का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ जाएगा करिएगा तो, जो कि एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। ये जो है संख्या पूर्ण घन हो गया और इसमें हम 3 से गुना किए तब जाकर के हुआ है, तो यही 3 इसका उत्तर हो जाएंगे। ये इस तरह से आप लोग को लिख देना। यही हो गया इसका उत्तर, तो उत्तर में लिख देना है 3। यहाँ पर उत्तर में अलग से नहीं लिखना है 3, यही हो गया, इसको लिख देंगे मतलब उत्तर मिल गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, दूसरा में दिया है 256। अब 256 का भी क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 2 एका 2 और यहाँ पे 2 दूनी के 4, 1 6, 2 अट्ठे के 16। 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 2 से लगाएंगे तो तिया के 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाए तो 4 बार में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर फिर अब हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से लगाए तो 1 बार में। यहाँ पे फास्ट करें जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा राइटिंग समझना आए। तो यहाँ पर आप लोगों को सुनना है ध्यान से जो बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 8 बार लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका ग्रुप बना लेना है। देखिए ये ग्रुप में 3 के ग्रुप में, ये भी 3 के ग्रुप में, बट यहाँ पे देखिए तो ये 2 ही बार है, इसमें एक और 2 की आवश्यकता है। इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये भी ग्रुप में आ जाएंगे, यानी कि हमें 2 से गुना करना है 256 में। तो हम लिख देंगे
इस तरह से, चूंकि 256 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो दिया है दो, 3 के समूह में नहीं है तो लिख देना 2 3 के समूह में नहीं है, के समूह में नहीं है, इस तरह से लिख देना नहीं है। इसलिए 256 एक पूर्ण घन नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो इसे हमें क्या करना, पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है कौन सी छोटी संख्या से गुना करें जिससे हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 256 में अगर हम ये 2 से गुना कर दें, यही हमें 2 से जब हम गुना कर देते हैं तो ये 3 के समूह में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिख देना है, अतः पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या किससे गुना करें, तो सबसे छोटी संख्या हम 2 से गुना करेंगे। 256 में 2 से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे एक पूर्ण घन प्राप्त होगी, इस तरह से लिख देना। आप इसको गुना करके देख लीजिए, 256 दिया हुआ है, 256 में गुना कर देना है 2 से, तब जो इसका गुणनखंड रूप होगा वो इस तरह से समूह में 3 के समूह में आ जाएंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 9 बार आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखिए अब जो है 3 के समूह में आ जाएंगे। इसको जब 2 से गुना करिएगा तो इसको गुना करके लिख दीजिए इस तरह से। अब इसको जब गुना करिएगा तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 6 दूनी के 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूनी के 10 और हाथ में 1 था तो 11 के 1, हाथ में 1, 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि 512 आता है। आंसर कौन सा हुआ था, ये हुआ है। इसमें कह रहा था सबसे छोटी संख्या किससे गुना कर रहे थे, 2 से गुना कर रहे हैं, तो यही हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। देखिए तीसरा में क्या दिया हुआ है, देखिए सभी को हम पहले बना लेते हैं, ऐसे में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सभी को हम वीडियो को स्किप करके बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोग को हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को स्किप करके बना लिया है और इसे आप लोगों को हम समझा देते हैं। देखिए तीसरा नंबर, दूसरा नंबर तक आप लोग समझ चुके थे। तीसरा में देखिए यहाँ पर संख्या दिया है 72 और इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो उसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से, यहाँ पे देखिए 2 से 72 में दिए तो 36 बार में भाग लगा, फिर 2 से भाग लगाए 36 में तो 18, फिर 2 से लगाए तो 9, 3 से लगाए तो 3 3 9, फिर 3 से 3 में भाग लगाए तो 1 बार में। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया 72 बराबर लिख दिया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर देखिए 2 जो है 3 के समूह में है, बट 3 देखे तो 2 ही बार है, ये 3 के समूह में नहीं है, यानी कि इसमें देखे तो एक 3 की कमी हो रहा है। जब एक 3 और होता तो ये हमारा 3 के समूह में आ जाता है, यानी कि हमें 3 से, सबसे छोटी संख्या 3 से गुना करना है। तो हमने लिखा यहाँ पे 72 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो 3 दिया हुआ है 3 गुने 3, ये 3 के समूह में नहीं है, तो इसलिए 72 पूर्ण घन नहीं है। ये जो 72 ये पूर्ण घन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे अतः 72 में 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख दिए और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 72 को जब गुना कर देंगे 3 से, 72 को जब 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है ये 3 के समूह में आ जाएंगे। अब ये 3 के समूह में आ जाएंगे, इसको गुना करके देख लीजिए, 3 दूनी के 6 और 7 तिया के 21, यानी कि 216 होता है। 216 ये एक पूर्ण घन हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 नंबर में कह रहा है 675, इसका सबसे पहले हमें इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 3 गुने 3 गुने 3, 3 जो है समूह में 3 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे चूँकि 675 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो 5 दिया हुआ है ये 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 675 पूर्ण घन नहीं है। अतः हमें इसे पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या किससे गुना करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो, तो 675 में जो है 5 से, सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। इसको गुना करके देख लीजिए, 675 को जब 5 से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 3375, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेगा तो इस रूप में आ जाएगा, यानी कि ये जो है समूह में इस तरह से आ जाएंगे 3 के समूह में। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर समझ गए। अब हम इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर को समझते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करना है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए तो 2 गुने 2, ये 3 के समूह में नहीं है, न ही 5 जो है 3 के समूह में है, 2 ही बार है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा समूह में नहीं है तो लिख देंगे चूँकि 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 3 के समूह में नहीं है, इसलिए ये जो 100 दिया है ये पूर्ण घन नहीं है। अतः हमें इसे पूर्ण घन बनाना है, तो लिख देंगे 100 में 2 गुने 5, 2 गुने 5 लिखिए, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 10 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं 10 से गुना, या फिर 2 गुने 5 से गुना कर सकते हैं 100 में। जब गुना करिएगा तो हमें प्राप्त होगा 1000, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 3 के समूह में आ जाएंगे, तो ये हमारा पूर्ण घन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का 5 नंबर तक देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को।
प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है जिससे निम्नलिखित संख्या, यानी कि ये जो सभी संख्याएं दी गई है इनको अगर हम भाग देते हैं तो इनका भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्रश्न संख्या 2 की तरह ही है ये भी, बस अंतर इतना है कि प्रश्न संख्या 2 में था उसमें गुना करना था और इसमें हमें भाग करना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 में क्या था, यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 81 का। तो यहाँ पर देखिए इसमें लगाएंगे कितना से, देखिए 2 से लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक देखे तो विषम में एक, यहाँ पे हम लगाएंगे 3 से, 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो कितना, 3 दूनी के 6, 2 बार में 6, इसमें बच जाता है 2 और 1, 2 1 यानी कि 21। तो 3 सत्ते के 21, फिर 3 से हम लगाएंगे तो 3 नब्बे के 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 का 3। तो यहाँ पर अब इसको लिख देंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, 3 जो है 4 बार आता है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया रूप 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पर देखें तो ये 3 के ग्रुप में आ गया, लेकिन ये देखें तो 3 के ग्रुप में नहीं है। पूर्ण घन कब होती है, जब 3 के ग्रुप में संख्याएं होती है। जैसे 3 है तो ये 3 के ग्रुप में है, बट ये भी 3 होना चाहिए ग्रुप में, ये नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या दिया 81 ये पूर्ण घन नहीं है। तो इसे हमें क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना है, देखिए कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे हम भाग दें, जिससे हम क्या करें, भाग दें तो भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसमें हमें देखिए 81 में क्या करना है, 3 से भाग देना है। यही 3 से अगर हम भाग देते तो ये 3 हट जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएंगे यही 3 का ग्रुप। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 81 में 3 से भाग करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे इसको जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 में लिखा था, इसमें भी लिख देना। चूंकि यहाँ पर देखिए ये 81 का अभाज्य गुणनखंड जो है 3 के ग्रुप में नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे 81 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में ये जो संख्या 3 दिया हुआ है 3 के समूह में नहीं है, यानी कि 3 के ग्रुप में नहीं है, नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ये जो 81 है ये पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन कब होता है, जब 3 के ग्रुप में होता है प्रत्येक संख्या। यहाँ पर ये तो ग्रुप में है, ये नहीं है 3 ग्रुप में, इसलिए ये जो 81 दिया हुआ है ये एक पूर्ण घन नहीं है, ये एक पूर्ण घन नहीं है। तो हमें क्या करना है, इससे पूर्ण घन बनाना है। कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दे कि ये हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए इसका भागफल। तो देखिए 81 में हमें जो है 3 से भाग देना है, ये 3 जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, इन्हें हमें हटाना है, 3 से भाग दे करके हटा देंगे इसमें। यहाँ पर लिख देंगे अतः 81 में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर इसका जो भागफल प्राप्त होगा, जब 81 में 3 से भाग देंगे तो हमें भागफल जो प्राप्त होगा वो हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो लिख देंगे भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगी, पूर्ण घन प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। अब इसमें भाग दे करके देख लेना है। देखिए यही इसका उत्तर हो गया है, यही हो गया इसका उत्तर। यहाँ पे मैं कह रहा था कितना से भाग देंगे तो भागफल इसका पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो 3 से, ये 3 इसका उत्तर हो गया। तो इसी तरह से ये उत्तर प्राप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें इसमें भाग दे करके भी दिखाना है। तो यहाँ पर 81 में हम भाग दे करके देख लेते हैं। 81 में जब हम 3 से भाग देंगे तो इस रूप में आ जाएंगे, यहाँ पर ये 3 हट जाएंगे, यहाँ से ये ग्रुप में आ जाएंगे। इसमें भाग दे करके देखिए 81 में भाग दीजिए। देखिए 3 से हम देंगे 8 में भाग, तो 3 दूनी के 6, 2 बार में 6, इसमें 8 में से हम 6 को घटाएंगे तो 2 बच जाता है और ये 1, तो 2 पर 1 21 होता है, तो 3 सत्ते के 21, यानी कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ है 27, ये हमारा पूर्ण घन प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जब हम गुणनखंड रूप में, अभाज्य गुणनखंड रूप यही हो गया। यहाँ पर देखिए 3 से भाग दिए हैं यहाँ पर 81 में, तो ये जो प्राप्त हुआ है ये इसका भागफल हो गया, और ये जो भागफल प्राप्त हुआ ये पूर्ण घन प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड रूप देखे ये इसी का गुणनखंड रूप हो गया। ये एक समूह में है, 3 के समूह में आ गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर। पहला में हो सकता है नहीं समझ आएगा, तो दूसरा जब हल करेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। देखिए दूसरा में दिया 128, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगाना है, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी के 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर यहाँ पे 2 से लगाना है तो 4, फिर 2 से लगाए तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से लगाना है, यहाँ पर बच जाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 128 का। दूसरा नंबर हल कर रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ 128, तो इसका लिख देना है अभाज्य गुणनखंड। 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो इसको हम लिख देंगे 7 बार। 1 2 3
4 5 6 7। अब देखिए 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का समूह बनाना होता है। देखिए 3 का समूह में है, बट ये संख्या देखिए 3 के समूह में नहीं है। देखिए कोई भी संख्या कब पूर्णघन होती है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड जो है 3 के समूह में हो जाता है। तो ये हमारा देखिए 3 के समूह में 128 का जो अभाज्य गुणनखंड किया, ये दोनों 3 के समूह में है, बट ये दो 3 के समूह में नहीं है, इसलिए जो 128 दिया हुआ ये हमारा पूर्णघन नहीं है। तो हमें इसे पूर्णघन पहले तो लिख देते हैं, एक बार यहाँ पर लिख देना है। चूंकि 128 का अभाज्य गुणनखंड, 128 का अभाज्य गुणनखंड में 128 का अभाज्य गुणनखंड में ये जो 2 दिया है 3 के समूह में नहीं है, 2 3 के समूह में नहीं है, के समूह में नहीं है। इस तरह से लिख देना, 3 के समूह में नहीं है, इसलिए ये हमारा 128 जो है पूर्णघन नहीं है। 128 एक पूर्णघन नहीं है, इस तरह से लिख देना। तो हमें क्या करना है, इसे पूर्णघन बनाना है। तो इसमें 128 में हमें कह रहा था कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दे कि हमें इसका भागफल एक पूर्णघन प्राप्त हो जाए। तो 128 में क्या करना है, 2 से भाग देना है। जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। यहाँ पर 2 से जब भाग देंगे तो ये हट जाएंगे, ये 3 के ग्रुप में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 128 में भाग देना है 2 से, ये 2 से भाग देना है। तो हम लिख देंगे अतः 128 में 2 से भाग देने पर भागफल एक पूर्णघन प्राप्त होगी। इस तरह से लिख देना है, होगी या फिर होगा, इस तरह से लिख देना है। अब देखिए हमें यही हो गया इसका उत्तर। यहाँ पे 128 में हमें कह रहा था कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दे इसका भागफल एक पूर्णघन प्राप्त हो जाए। तो हम 2 से जब 128 में भाग देंगे तो यहाँ पर जो है एक पूर्णघन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भाग दे करके देख लीजिए, 128 में भाग देना है 2 से, यहाँ पे ये देखिए इसका गुणनखंड रूप आ जाएंगे। जब भाग दीजिएगा तो वो जो संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए ये 3 के समूह में इस तरह से आ जाएंगे। जब इसका भाग दीजिए, यहाँ पर 2 से भाग देंगे 128 में, 2 से हम भाग देंगे 12 में, तो 2 छक्के 12, 6 12 में 12, और यहाँ पर 8 में भाग देंगे 2 से, तो 2 चौके 8। यहाँ पर देखिए ये जो 64 प्राप्त हुआ ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। और अभाज्य गुणनखंड रूप में देखिए ये हमारा 3 के समूह में है, यानी कि त्रिक में है। ये हमारा जो है 64 प्राप्त हुआ भागफल इसका, ये एक पूर्णघन प्राप्त हो गया। और इसमें हम कितना से भाग दिए तो पूर्णघन प्राप्त हुआ, 128 में 2 से भाग दिए तब जाकर के हमें पूर्णघन प्राप्त हुआ। तो यही हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, तीसरा को देखेंगे। तीसरा दिया हुआ 135, यहाँ पर लिख देंगे 135 और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कितना से लगाएंगे, तो देखिए इसमें हम जो 3 से लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं, विषम संख्या है इकाई अंक में। तो यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 चौके 12, यहाँ पर 12, तो 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1 और ये 5, यहाँ पर 15, तो 3 पंचे के 15, 5 बार में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 45, तो यहाँ पर 15 तिया के 45, 15 बार में। फिर 3 से लगाए तो 3 पंचे के 15, फिर 5 से लगाए तो 1। यहाँ पर लिख देंगे तीसरा नंबर में दिया हुआ 135, 135 का अभाज्य गुणनखंड। 135 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 3 जो है 3 बार है, 3 गुने 3 गुने 3, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब देखिए 135 का अभाज्य गुणनखंड की है, तो ये 3 जो है 3 के समूह में है, बट ये 5 जो है 3 के समूह में नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस 5 को हटाना है। यहाँ पर हम देखिए इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 135 का अभाज्य गुणनखंड, 135 का अभाज्य गुणनखंड में ये जो 5 संख्या दिया 3 के समूह में नहीं है, 5 3 के समूह में नहीं है। इस तरह से लिख देना, समूह में नहीं है, इसलिए ये जो संख्या दिया 135 ये पूर्णघन नहीं है। लिख देंगे एक पूर्णघन नहीं है, पूर्णघन नहीं है। इस तरह से क्या करना है, लिख देना है। तो हमें क्या करना है, इसे पूर्णघन बनाना है। कह रहा है कौन सी छोटी संख्या से भाग दे जिससे ये जो संख्या है ये एक पूर्णघन प्राप्त हो जाए इसका भागफल। तो यहाँ पर हमें 5 से भाग देना है। 5 से जब 135 में भाग देंगे तो इसका भागफल जो एक पूर्णघन प्राप्त होगा उसका गुणनखंड रूप ये हो जाएंगे, 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर देख लीजिए भाग दे करके 135 में भाग देंगे कितना से, 5 से। 5 से भाग देने पर भागफल एक पूर्णघन प्राप्त होगी। इस तरह से लिख देना है। अब देख लीजिए इसमें भाग दे करके 135 में जब हम देंगे भाग 5 से तो यही गुणनखंड रूप में आ जाएंगे। इस तरह से 3 गुने 3 गुने 3 भाग दे करके देख लीजिए, 5 से हम देंगे 13 में भाग
तो 5 दूनी के 10, 2 बार में 10, और इसके बाद देखिए 13 में से हम 10 को घटाएंगे तो 2 5 25, यानी कि 5 25, ये 25, सॉरी यहाँ पर देखिए गलती किया हमने, 5 दूनी के 10, और इसमें हो जाता है 3, और 3 5 35, यानी कि 5 7 के 35, यहाँ पर 7 हो जाता है। यहाँ पर हमने गलती किया था, 7 बार में होगा। इसी तरह से तीसरा और चौथा को वीडियो को स्किप करके बना लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसके बाद आप लोगों को हम समझा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर, वीडियो को स्किप करके हमने इसे बना लिया है। अब आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। देखिए 192, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, यहाँ पर देखिए 6 बार, तो यहाँ पर 3 का समूह में आ गया ये, तो ये भी 3 के समूह में, बट ये जो 3 दिया ये 3 के समूह में नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि 192 का अभाज्य गुणनखंड में ये जो 3 दिया ये 3 के समूह में नहीं है, इसलिए ये जो 192 दिया है संख्या ये एक पूर्णघन नहीं है। हमें क्या करना है, इसे पूर्णघन बनाना है। कह रहा है सबसे छोटी संख्या किससे भाग दे कि इसका भागफल जो है एक पूर्णघन प्राप्त हो जाए। तो देखिए 192 में जो है 3 से, ये 3 को हटाना है यहाँ से, तो ये हमारा पूर्णघन के रूप में आ जाएंगे, ये समूह में आ जाएंगे 3 के समूह में, तो ये हमारा पूर्णघन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे 192 में 3 से भाग देने पर भागफल इसका जो है एक पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए भाग दिए हैं यहाँ पे, 3 से जब 192 में भाग दिए, ये जो 64 प्राप्त हुआ है इसका भागफल ये एक पूर्णघन प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो यह गुणनखंड रूप है ये 3 के समूह में आ गया है। जब 3 के समूह में है तो ये हमारा पूर्णघन हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 नंबर में दिया है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 704, तो सबसे पहले हम स्टेप क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया ये, यहाँ पर देखिए ये 3 के समूह में है, दिया है 2, और ये भी 3 के समूह में, बट ये 11 देखिए तो ये 3 के समूह में नहीं है, तो हम इसी को लिख देंगे। चूंकि 704 का अभाज्य गुणनखंड में 11 जो है ये 11 3 के समूह में नहीं है, इसलिए ये जो दिया हुआ है संख्या 704 ये एक पूर्णघन नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे पूर्णघन बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या हम किससे भाग दें कि एक पूर्णघन प्राप्त होगी, तो 11 से, 11 से यहाँ पे हटा देंगे, तो ये 3 के समूह में आ जाता है। ये हमें क्या करना है, 11 से भाग देना है, तो हम लिख देंगे अतः 704 में 11 से भाग देने पर जो है भागफल एक पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए भाग दे करके 11 से जब भाग देंगे 704 में, तो देखिए 64 प्राप्त हुआ, और इसका अभाज्य गुणनखंड रूप देखिए यहाँ पर 3 के समूह में है, यानी कि ये पूर्णघन है। यहाँ पे देखिए पूर्णघन के रूप में प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 का 5 नंबर तक देख लिया। अब देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं इस तरह से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। यहाँ पर समझिए घनाभ और घन। देखिए देखिए ये आकृति है घन और घनाभ की। देखिए ये हमारा होता है घन और ये होता है घनाभ। अब दिखने में आप लोगों को दोनों समान दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों समान नहीं है, ये घन है और ये घनाभ है। अब घन में और घनाभ में अंतर क्या होता है ये समझिए। देखिए घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये देखिए भुजा, ये जो भुजा दिया हुआ इस तरह से, ये जो हमारे भुजा होती है इनकी ये समान होती है। ये देखिए घन में जो है इनकी भुजाएं, जैसे मान लीजिए इनकी लंबाई, ये हमारा अगर लंबाई है तो इनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये जो ऊंचाई इस तरह से समान होती है। लेकिन घनाभ में क्या होती है, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। मान लीजिए इनकी लंबाई इस तरह से अगर दिया हो, अगर ये लंबाई इस तरह से दिया हो 5 सेंटीमीटर का, तो ये हो सकता है 4 सेंटीमीटर का हो, और इनकी ऊंचाई हो सकता है 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का हो। तो इस तरह से होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है घनाभ की अलग अलग होती है, लेकिन घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। और घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसी सूत्र को हम इसमें लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इस तरह से लिख देना है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। इस तरह से लिख देना आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई के जगह पर 5 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए 5 गुने 2 सेंटीमीटर 2 लिख दीजिए, और चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर 5 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये हमारा घनाभ का आयतन, यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है ये हमारा गुणनखंड रूप में है, ये अभाज्य गुणनखंड रूप में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये गुणा के रूप में है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर समझना है, कह रहा है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, यानी कि ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी एक घन बनाने के लिए। तो देखिए घन कब होता है, जब यहाँ पे देखिए प्रत्येक संख्याएं जो है 3 के समूह में होती है, और ये 3 के समूह में नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से एक बार सजा करके लिख देते हैं 5 गुने में इन 5 को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे,
और इसके बाद इन दो को हम लिख देते हैं लास्ट में। इन्हीं को जो है सजा कर किस तरह से लिखें, तो देखिए इसे घन बनाने के लिए 1 5 की और आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि देखिए घन कब होता है, जब प्रत्येक संख्या जैसे 5 है तो 5 3 के समूह में हो जाए। अगर 1 5 और होता है इसमें, अगर गुना में 5 एक और होता तो ये हमारा 3 के समूह में आ जाता। और इसमें देखिए 2 और यहाँ पर 2 की ज़रूरत है, 2 और 2 की ज़रूरत है इसमें। यहाँ पर देखिए 2 और 2 होता तो अब यहाँ पर ये जो है 3 के समूह में आता, तब जाकर के ये हमारा पूर्ण घन प्राप्त होता है। यानी कि इसमें देखिए तो 1 5 की कमी हो रहा है, गुने 2 2 की कमी हो रहा है, 2 गुने 2 इतना की कमी हो रहा है इसमें, इतना जो और होता है इसमें, तब जाकर के हमारा एक पूर्ण घन होता है। और इसको जब गुना करिएगा तो कितना प्राप्त होता है, 5 दूनी 10 दूनी के 20 प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे 20 घनाभों की और आवश्यकता होगी तब जाकर के एक घन प्राप्त होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है अतः एक घन बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। सॉरी, घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप लोग को लिखना है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए होंगे। इस तरह से प्रश्नावली 6.1 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। मेन होता है प्रश्नों को समझना, प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी हो जाती है। तो प्रश्न को समझिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का, यानी कि ये जितने भी संख्या दिया पहला से लेकर 10वीं तक, इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। अब घनमूल होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो देखिए आप लोग प्रश्नावली 6.1 में, यानी कि इनसे पिछले वीडियो में आपने सीखा था घन क्या होती है, और इस वीडियो में आप लोगों को सीखना है कि घनमूल क्या होती है। तो देखिए घनमूल जो है घन का विपरीत संक्रिया होती है। जिस तरह से आप लोग चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5 में देखा था वर्ग का विपरीत संक्रिया वर्गमूल होती है, ठीक इसी प्रकार घन का विपरीत संक्रिया यानी कि उल्टी संक्रियाएं जो है घनमूल होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण से समझिए इसको। जैसे देखिए आप लोगों को पता है घन आप लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिए जैसे ये हमारा संख्या दिया है 1, और 1 का अगर गए घन तो 1 का घन होता है 1। इसी तरह से 2 का घन कहे तो 8। अब 2 का घन 8 मतलब देखिए 2 का घन 8 का मतलब हो गया 2 के ऊपर घात 3, और इसका मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, 2 गुने 2 गुने 2, और इनको जब गुना करिएगा तो यही 8 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से अगर कहे 3 का घन का मतलब हो गया 3 के ऊपर घात 3, और 3 के ऊपर घात 3 है मतलब 3 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। इसको स्वयं से हम 3 बार जब गुना करते हैं तो यही हमें प्राप्त होता है 27। इसी तरह से अगर 4 का घन कहे तो 4 का घन का मतलब हो गया 4 के ऊपर घात 3, और इसको स्वयं से हम 3 बार गुना करेंगे। इसको स्वयं से 3 बार जब गुना करिएगा तो 4 चौके 16 चौके 64 आ जाता है। तो यानी कि देखिए 4 का घन हो गया 64। ये आप लोग को याद कर लेना है कम से कम 1 से 10 तक। देखिए इसी तरह से अगर 5 का घन कहे तो 125 होता है, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन हो गया 729, 10 का घन हो गया 1000। ये हमारा घन है। और हमने आपको क्या बताया घनमूल क्या होता है, घन का विपरीत संक्रियाएं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 का घन जो है 1 है, अगर यहाँ पे 1 का घन 1 है, ये 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए घनमूल का आप लोगों को चिन्ह भी समझना है। देखिए जैसे 1 का घनमूल अगर कहे तो हम क्या करेंगे, इनके आगे इस तरह से आप लोगों को 3 लगाना है, 3 लगा दिए इसका मतलब घनमूल है। और जिस तरह से अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसे रख देते हैं, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर रख दिए थे 27, तो यहाँ पर देखिए ये वर्गमूल हो गया। जब तक यहाँ पे इनके आगे 3 नहीं लगाएंगे संख्या, तब तक हमें यहाँ पर समझ लेना है कि इसका मतलब वो वर्गमूल में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इनके आगे अगर 3 लग जाए, यहाँ पर इसका चिन्ह है दिया हुआ है, यहाँ पे चिन्ह आप लोगों को समझना है। जब तक यहाँ पे रूट में दिया हो और इनके आगे 3 न दिया हो तब तक वो हमारा घनमूल नहीं होती है। घनमूल का चिन्ह यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। इस तरह से हम लिखते हैं घनमूल को, रूट में लेंगे और इस तरह से इनके आगे हम 3 लगा देंगे। इस तरह से हम 3 लगाते हैं, और इसके बाद जब भी जिन संख्याओं का कहे घनमूल तो उस तरह से हम उन संख्याओं का लिख देंगे। यहाँ पे जैसे 125 का कहे घनमूल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए घन का विपरीत संक्रियाएं होती है। देखिए घन में जो देखे तो यहाँ पे 5 का घन 125, तो इसी का विपरीत संक्रियाएं घनमूल होती है। तो देखिए 125 का घनमूल यहाँ पर निकालिएगा तो 5 प्राप्त होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इनका अगर घनमूल कहे निकालने के लिए, देखिए 27 कहाँ पे है, यहाँ पे है 27, और इसका जब घनमूल निकालिएगा तो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 3। और इसी तरह से यहाँ पे 1 का घनमूल कहे तो हमें यही इसी का विपरीत कर देना, इसी का उल्टा संख्या, जैसे 1 है 1 हो जाएंगे,
तो आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, एक का अगर घन कहे तो एक, दो का घन कहे तो 8, और इसी का विपरीत संख्या घनमूल होती है। अगर यही संख्या दिया इस तरह से 8 और इसका कहे घनमूल निकालने के लिए, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे यही 2। अगर इसी तरह से मान लीजिए 216 का घनमूल निकालने के लिए कहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगाएंगे, रूट में लगा देंगे और इनके आगे 3 लगाएंगे संख्या। जब तक ये 3 नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा वो गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब समझ जाइए वो वर्गमूल हो गया, और हमें निकालना है घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हमें यहाँ पे 3 रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 रख दिए, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए 216 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। 216 का जब घनमूल ज्ञात करिएगा तो इसी का विपरीत संक्रिया 6, ये हमारा इसका घनमूल हो जाएंगे। तो आप लोग घनमूल सीख गए होंगे, कैसे होता है घनमूल और इसका चिन्ह क्या होता है। और अब जो है हम इसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से चलिए निकालना सीखते हैं। तो चलिए इनको हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा था। जैसे ये जितने भी संख्या थे पहला से 10वीं तक, इन सभी का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। और घनमूल अभी आप लोगों को हम बताए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी संख्या दिया इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो जैसे हम पहला नंबर का हल कर रहे हैं, तो पहला नंबर में दिया हुआ है 64, पहला हमें कितना दिया हुआ है 64, तो इसका हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इनका अभाज्य गुणनखंड करिए, 64 दिया है। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें इनका एलसीएम लेना। देखिए, इसमें हम 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए भाग लगाना होता है 2 से, 2 से जब इसमें भाग लगाए तो कितना हो जाएंगे, 2 तिया के 6, 3 बार में 6, और ये 4 है तो 2 दूनी के 4। फिर यहाँ पर हम देखिए 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी बात है, 16 बार में 2 से भाग लगाएंगे तो, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर यहाँ पे 2 से लगाना है, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 1। अब देखिए इसमें, यहाँ पे यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, इसी को हमें लिख देना है। यहाँ पे 64 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसको हम 6 बार लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हो चुका है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल का चिन्ह आप लोगों को पता है कैसे लगाते हैं, जैसे 64 है, इसका घनमूल ज्ञात करना है तो रूट में इस तरह से लगा देंगे और इनके आगे इस तरह से 3 लगाना है। जब यहाँ पे 3 लगाना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब वो गलती हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को 3 लगाना भूलना नहीं है। यहाँ पे अगर 3 लगाना भूल जाते इसका मतलब समझिए वर्गमूल निकाल रहे हैं आप लोग। वर्गमूल में सिर्फ रूट लगाया जाता है और घनमूल में रूट के आगे 3 भी लगाया जाता है। इस तरह से 3 लगा देना है और बराबर में। अब देखिए, जिस तरह से हमने वर्गमूल में क्या किया था, 2 संख्याओं का ग्रुप बनाता था और उसमें से हम एक बार लिखते थे, लेकिन घनमूल में क्या होता है, 3 संख्याओं का समूह बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम 3 संख्याओं को इस तरह से समूह यानी कि ग्रुप बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये देखिए 3 संख्याओं के समान संख्याओं के साथ, इसमें भी ध्यान रखना आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे रहता 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो उनके साथ हम इस तरह से समूह नहीं बना सकते थे। समान संख्याएं 2 है तो 2 का हम समूह बनाएंगे, 3 संख्या लेंगे 2 बार। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये दोनों समूह में है। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को हम 3 बार इस तरह से समूह में दिया हुआ है, तो समूह में इस तरह से बना लेंगे। और इसमें से हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 2 को, और गुना इस समूह में से एक बार 2 को लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त होता है, 2 दूनी के 4 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 64 का जब घनमूल निकाले हैं तो 4 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को याद रहता तो डायरेक्ट भी आप लोग बता सकते थे 64 का घनमूल क्या होता है, 4। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा बेसिक से आप लोगों को और समझा दे रहा है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे तो डायरेक्ट बता दिया है, और इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए इनको, यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 लिख सकते हैं इन संख्याओं को। देखिए 2 के ऊपर घात हम इनको 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 3, देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और गुना में, ये गुना में इसको भी हम 2 की घात 3 लगा सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 3 बार है, 3 का समूह बना रहे हैं, 2 की घात 3 लगा सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इन्हीं को हम इस तरह से कोष्ठ में लिख सकते हैं, 2 गुने 2। ये जो 2 गुने 2 है इनको लिख दिए और इसके घात को हम ऊपर में लगा देंगे। अब इनके ऊपर घात जब लगाए हैं इसका मतलब इन दोनों 2 के लिए घात 3 है। और हम क्या करते हैं, इसका जब घनमूल ज्ञात करते हैं, जिस तरह से हमने वर्गमूल ज्ञात किया था, वर्गमूल में क्या होता था, इनके ऊपर घात 2 रहता था तो हम 2 हटा देते थे। ठीक इसी प्रकार घनमूल में भी क्या करना है, ये जो घात दिया है 3 को हटा देना है, तो यही 2 गुने 2 प्राप्त होगा, और 2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग को घनमूल निकालना होता है। अब इसी तरह से दूसरा संख्या का घनमूल निकालिए। यहाँ पे दिया है 512, इसका घनमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना 512 का। 512 का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर को हल कर रहे हैं, 512 दिया है दूसरा नंबर में। इसका देखिए 2 से हम लगाएंगे इसमें, तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1, और 1 पर 1, ये वाली 1 11, तो 1 पर 1 11, तो 2 पंचे के 10, 11 में जब भाग देंगे तो 2 पंचे के 10, इसमें 1 बच जाता है और ये 2, 1 पर 2 12, तो 2 छक्के 12। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, भाग लेते चले जाना। देखिए 2 से लाएंगे, 2 1 2,
2 दूनी के 4, इसमें 1 6 2 अट्ठे के 16। अब कहिएगा इसमें आप लोगों को भाग देना कैसे आता है, आप लोग तो समझ नहीं रहे होंगे अभी, तो यहाँ पर आप लोगों को समझा देना, समझिए। जैसे हम यहाँ पर देखिए 2 से भाग दिए 256 में, तो हमें 128 कैसे प्राप्त हुआ, 256 में। इस तरह से आप लोग भाग देना सीख सकते हैं। देखिए 2 से हम 2 में भाग देंगे तो एक बार में 2 कट जाएंगे। यहाँ पर इसी तरह से हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये जो 1 लिखे हैं यही 1 को यहाँ पे लिखा जाता है। अब इसके बाद देखिए 2 से 2 काट देंगे, ये 5 उतर गया, यहाँ पर हम 5 को उतारेंगे। अब देखिए इसमें हम 2 से हम 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, तो यही 2 को जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। और देखिए 2 दूनी के 4 हुआ तो हमें इसमें 4 लिखना है यहाँ पे। अब 5 में से 4 को हटाते तो 1, ये 1 प्राप्त हुआ है। यही हम बोलते थे आप लोगों को, 5 में से 4 को हटाए तो 1, और 1 पर 6 16, तो यहाँ 1 और ये जो 6 है तो 6 उतार देंगे तो 2 अट्ठे के 16, 8 बार में 16, तो यही 8 हम यहाँ पर लिख दें, 2 अट्ठे के 16। इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिए 128, 2 से हम 256 में भाग देते 128, तो यही 128 लिखे हैं इस तरह से। अब इसी तरह से हम देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 6 बार में 12 कट गया, और 2 चौके 8। फिर यहाँ पर 2 से लगाइए 2, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, 2 से लगाइए 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाना है तो 8, फिर यहाँ पे 2 से लगाना है भाग तो 4, फिर 2 से लगाए तो 2, और 2 से लगाए तो 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड रूप क्या हो गया, 512 का। यहाँ पर 512 का अभाज्य गुणनखंड रूप देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। ये जो अभी लिख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार हो गया, 3 बार, कितना टोटल 9 बार है, तो 9 बार लिख देंगे, गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हो गया, 7 8 9, 9 बार लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमें 512 का घनमूल ज्ञात करना है, तो 512 का घनमूल ज्ञात करना है, तो इस तरह से रूट लगाएंगे, और इनके आगे हम यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, 3 लगाएंगे संख्या। 3 लगाना कभी भी भूलना नहीं है, यहाँ भूल जाते इसका मतलब हम रूट में लगाए सिर्फ तो वो वर्गमूल हो गया, और यहाँ पे 3 लगाते हैं तो घनमूल हुआ है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। अब देखिए इसमें से 3 के समूह में से हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं, इसमें से एक बार लिख देंगे। इसी तरह से इसमें 3 का समूह बनाएंगे, और इसमें से गुना में 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 का समूह बनाना है, इसमें से हम एक बार 2 को लिख देंगे, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी का 8 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 512 का जो है घनमूल निकालेगा तो 8 प्राप्त होगा। यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को हमने बताया हुआ था, याद कर लेना आप लोगों को, जैसे याद रहता तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड से करना है, ये नहीं कि ये डायरेक्ट हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड से करिएगा तो यही आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे 512 देखिए इसमें कहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे 512 है, और इसका जब घनमूल निकालेगा तो यही 8 में प्राप्त हो जाएगा, 8 लिख दिया है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम तीसरा को हल करेंगे। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या है, 10,648, तो 10,648 का घनमूल निकालिए। यहाँ पर हम इनको ऊपर कर लिए हैं, और यहाँ पर देखिए इसका घनमूल निकालना है। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, 10,648, इसका घनमूल यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 10,648। देखिए घनमूल हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इस तरह से हमें 2 से भाग देना है, इसमें 2 पंचे के 10, 2 तिहाई के 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 से हम कब लगाते हैं, जब यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पर अगर सम में रहे, सम का मतलब होता है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, तो हमें 2 से लगाना है। बाकी अगर यहाँ पे विषम संख्या इकाई का स्थान पर आ जाए तो 2 से कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 2 से लगाए तो 2 दूनी के 4, इसमें बच जाता है 1, और ये 3, तो 2 छक्के 12, इसमें बच जाता है 1 और 2, तो 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4। यहाँ पर हम भाग लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 एका 2, 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई के 6, और 2 एका 2। अब देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे देखें तो 1 आ गया है जो कि विषम में है, तो हम विषम संख्या से लगाएंगे। अब देखिए विषम में हम अभाज्य संख्या से लगाएंगे। अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3 से ट्राई करेंगे, 3 से न लगे तो हमें 5 से लगाना, 5 से न लगे तो 7 से, 7 से न लगे तो 11 से, ऐसे करके लगाना होता है। तो देखिए 3 से इसमें देखिए लगा करके 3 से लगेगा कि नहीं। देखिए इसको 3 से लगाइएगा तो 3 चौके 12, 1 3 13, 3 चौके 12, 1 1 11, यानी कि ये डायरेक्ट 11 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम 11 से लगाएंगे, इसको 11 से लगाएंगे तो 11 एका 11, 13 में से 11 घट गया तो 2 और 3, 2 3 23 होता है, 11 दूनी के 22, 2 बार में 22 हो गया, और इसमें बच गया 1 और 1, 1 पर 1 11, तो 11 एका 11। फिर से यहाँ पर हम लगाएंगे 11 से लगाएंगे तो 11 एका 11, 12 में से 11 को घटाएंगे तो 1 और 1, 1 1 11, 11 एका 11। फिर यहाँ पे 11 से भाग लाएंगे 11 में तो 1 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख देना है, 10,648। इसका जब गुणनखंड के रूप में लिखेगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 11 गुने 11 गुने 11, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 10,648 को इस तरह से रूट में लगाएंगे, और इनके आगे 3 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 के समूह में इसको बना देना है, इसको भी 3 के ग्रुप में यानी समूह में लिख देना है, और इसमें से हम एक बार लिख देते हैं 2 को,
और इसमें से हम क्या करेंगे, एक बार 11 को लिखेंगे, तो 11 दूनी के 22, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका जब घनमूल याद करिएगा 10,648 का, तो हमें 22 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम देखेंगे 4 नंबर में निकालिए। इसी तरह से 4 में देखेंगे तो 4 में देखिए यहाँ पे दिया है 27,000, यहाँ पर देखिए 4 में दिया है 27,000, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम इसका घनमूल ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 27,000। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 27,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए यहाँ पे इसमें लगेगा 2 से लगाएंगे तो 2 1 2 और 35 दूनी के 70, 35 बार में 2 शून्य डाल देंगे, भाग लगाकर आप लोग देख सकते हैं। 2 से लगाएंगे 2 6 के 12, 1 5 2 7 के 14, 1 00 यानी कि 50 बार में आ जाएंगे। यहाँ पे 6750, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई के 6, 1 5 2 7 के 14, 1 0 5 के 10। फिर यहाँ पर लगाते हैं, अब देखिए 2 से अब नहीं लगेगा, इकाई का स्थान पे देखें तो 5 आ गया। हम लगाएंगे इसमें 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा 3 का 3, 3 का 3 और 25 तिहाई का 75। 3 से भाग लगाएंगे 75 में तो 25 बार में। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई के 9, इसमें 2 और 2 तो 22, 3 7 के 21, 1 5 3 5 के 15। फिर यहाँ पर लगा देंगे आप 3 से लगाएंगे तो 3 का 3, 25 तिहाई के 75। फिर यहाँ पर लगाइए 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से नहीं लगेगा, इसमें 3 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 चौके 12 और ये 5 कटेगा नहीं, 3 चौके 12 तो कट जाता है, लेकिन ये 5 नहीं कटता, डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 25 पंचे 125, फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 का 5, ये इस तरह से कटा है। अब हमें क्या करना है, इसी को गुणनखंड के रूप में लिख देना। 27,000 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो देखिए कितना प्राप्त हुआ। 2 कितनी बार, 1 2 3 बार और 3 3 बार, 5 3 बार। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार, 3 भी 3 बार दिया हुआ है, इसको गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख देंगे और 5 को भी लिख देंगे इस तरह से गुणा के रूप में। अब देखिए इसको जब गुणा करिएगा तो यही संख्या में प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है, इसका ये गुणनखंड रूप हो गया। तो देखिए इसका भाज्य गुणनखंड में देखिए हम क्या करना है, इन संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो लिख देंगे 27,000 का इस तरह से रूट लगा देंगे और इसमें हम यहाँ पे इनके आगे 3 लगा देना है। अब देखिए इसमें से यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 3 के साथ समूह बनाते हैं इस तरह से संख्याओं का, 3 3 के साथ समूह बना दिए, इस तरह से समूह बनाए हैं। और इसमें से हमें एक बार 2 को लिख देना है, इसमें से इन समूह में से एक बार 3 को लिख देना, और इसमें ये 5 दिया है तो 5 का समूह में से एक बार 5 को लिख देना और इनको गुना कर लेना है। 3 दूनी 6 5 30, यहाँ पे 30 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर देखिए जो 27,000 दिया हुआ है इसका घनमूल ज्ञात करेगा तो हमें 30 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम देखेंगे 5 नंबर। देखिए अगर हम ऐसे बताते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम क्या करते हैं पहले सभी को बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्किप करके पहले इनको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे वीडियो को स्किप करके बना लिया है, यानी वीडियो को रोक करके इसे बना लिया है, आगे आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। समझिए अब सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है, तो अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो देखिए यही लिख देंगे इसको। यहाँ पे देखिए 15,625 का इस तरह से हमने एलसीएम लिया है, तो हमें प्राप्त हुआ देखिए 5 गुने 5 गुने 5 3 बार और यहाँ पे 3 बार 6 बार होता है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इस रूप में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 का समूह बनाते हैं, तो इस तरह से 3 का समूह बनाइएगा और उसका क्या करना हमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने के लिए, तो 15,625 को इस तरह से घनमूल के रूप में लिख देंगे और इसका जब घनमूल ज्ञात करिएगा तो इसके समूह में से एक बार 5 को लिख देना, इसके बाद इसके समूह में से एक बार 5 को लिख देना और इसके बाद इन संख्याओं को गुना करिएगा तो प्राप्त होगा हमें 25। यही 25 हो गया इनका घनमूल। 15,625 का जब घनमूल ज्ञात करिएगा तो हमें प्राप्त होगा 25। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम 6 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर। सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करिएगा तो देखिए इसमें ये रूप हो गया, ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये कितनी बार है, 9 बार है, तो 9 बार लिख दिया इस तरह से। 3 जो है 3 बार है तो 3 बार लिख दिया और इसके बाद क्या करना था, यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा था घनमूल ज्ञात करने के लिए, तो 13,824 को इस तरह से लिख देंगे। 13,824 इसका घनमूल रूप इस तरह से हो गया, रूट में लगाएंगे और इनके आगे लगा देंगे 3। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसमें से 3 का समूह बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है 3 के समूह में आ गया, ये भी 2 3 के समूह में, ये 2 भी 3 के समूह में और ये 3 जो है दिया है 3 के समूह में। तो इसमें से एक बार 2 को लिख देंगे, इस समूह में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इसके समूह में से हम एक बार 2 को लिख देंगे और इसके समूह में से एक बार हम 3 को लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24। यहाँ पे इसका जब घनमूल ज्ञात करिएगा तो हमें प्राप्त होता है 24। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, 7 में यहाँ पर दिया हुआ है देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,10,592 है। इसका सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है। देखिए इस तरह से हम एलसीएम लेंगे और यही इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। तो देखिए 1,10,592 का अभाज्य गुणनखंड रूप इस तरह से हो गया और इसके बाद हमें कह रहा था इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका हम घनमूल रूप इस तरह से लिख देंगे और इसमें हम क्या करते हैं 3 का समूह सबसे पहले बना लेते हैं। 3 का समूह इस तरह से बनाएंगे सभी संख्याओं के साथ। यहाँ पे देखिए समान संख्याओं के साथ इस तरह से 3 का समूह बनाना होता है। यहाँ पे हमने समूह बना लिया
अब इसके समूह में से एक बार 2 को लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसके समूह में से एक बार 2 को लिखना है, इस तरह से लिख दिया हम। इसके समूह में से एक बार 2 को लिख दिए, इसके समूह में से हमने इस तरह से एक बार 2 को लिख दिया, और इसके समूह में से हमने 3 को लिख दिया। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिरह के 48, ये हो गया 48। तो यहाँ पे इसका घनमूल ज्ञात हो गया 48। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, 46,656, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पर 46,656 का इस तरह से हम एलसीएम ले लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को ले लेना है। और इसके बाद कि ये अभाज्य गुणनखंड रूप इसका ये हो गया। यहाँ पे देखिए 46,656, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का समूह बना लेते हैं। इस तरह से 3 का समूह यानी ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप बना लिए इस तरह से समान संख्याओं के साथ। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। तो यहाँ पे देखिए 46,656 का इस तरह से हमने घनमूल के रूप में लिख दिया। और इसमें से हमें क्या करते हैं, एक समूह में से, यहाँ पे इनका समूह में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इनके समूह में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इनके समूह में से एक बार 3 को लिखेंगे, और इनके समूह में से एक बार 3 को लिख देंगे। और इसके बाद इनको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 तिया के 12 तिया के 36, तो यही हो गया 36 इसका घनमूल। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9 और 10 को समझ लेते हैं। देखिए 9 और 10 नंबर, देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है कितना, 17 56 16, 17 56 16। यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, इस तरह से एलसीएम लिए तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 का समूह बना लेंगे। सबसे पहले 3 का समूह बना लीजिए इस तरह से, ये सभी संख्याओं समान संख्याओं के साथ 3 का समूह बना लेना है। और इसके बाद हमें इनका घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। यहाँ पे 17 56 16 का इस तरह से हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए घनमूल का चिन्ह हमेशा याद रखना होता है, रूट में रहता है, और इनके आगे हमेशा 3 रखना होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इनके ग्रुप में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इनके ग्रुप में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इनके ग्रुप में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, और इनके ग्रुप में ये 7 का ग्रुप है तो 7 हम लिख देंगे एक बार। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको गुना करके लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी का 8 सत्ते के 56, ये हो गया इसका घनमूल। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 10 नंबर, 10 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 91,125। तो देखिए 91,125 का ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। यहाँ पर लिए हैं, इसका एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आया इसका अभाज्य गुणनखंड रूप। यहाँ पे देखिए 3 के समूह में ये 3, ये 3 के समूह में, और ये 5 जो है 3 के समूह में, तो सभी 3 के समूह में है। तो हम क्या करते हैं इसमें से, यहाँ पे इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए इस तरह से रूट लगाते हैं उन संख्याओं पे, और यहाँ पे देखिए इनके आगे 3 लगाना कभी भी नहीं भूलना होता है। यहाँ पे 3 लगा दिए हैं, तो अब इसके बाद क्या करना होता है, 3 के समूह में से हम एक बार 3 को लिख दिए। इन संख्याओं के ये जो 3 का ग्रुप है, समूह है, इसमें से हम एक बार 3 को लिखेंगे। और इसके यहाँ पे देखिए ये जो है 3 के समूह में 5, तो इसके समूह में से एक बार 5 को लिखेंगे, और इसको हम गुना करेंगे, 3 तिया के 9 पंचे के 45, तो ये हो गया 45 आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 को समझिए। कह रहा है बताइए सत्य है या असत्य। ये जो कथन दिया है पहला से लेकर 7वीं तक, ये कथन सत्य है या असत्य, ये आप लोगों को बताना है। तो इसे आप लोगों को इससे पहले पढ़ना होगा और समझना होगा। देखिए प्रश्न 2 का पहला नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। अब ये विषम संख्या और सम संख्या होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो देखिए सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो हमारा सम संख्या होती है, और वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे यानी कि शेषफल 1 बचा रह जाए वो हमारा विषम संख्या होती है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए संख्या दिया है हमारा 6, ये जो संख्या 6 दिया, क्या ये सम संख्या या विषम संख्या, तो इसमें हम 2 से भाग दे करके देखेंगे। तो देखिए 2 से हम जब 6 में भाग देंगे तो 2 तिया के 6, 3 बार में ये 6 कट चुका है, यानी कि शेषफल देखें तो 0 प्राप्त हो गया, यानी कि कट गया इस तरह से। तो ये हमारा सम संख्या हो गया, ये जो 6 है। अगर यही 7 ले लें, ये जो संख्या 7 है, तो हम 7 में अगर भाग दें 2 से, तो देखिए 2 तिया के 6, 3 बार में 6, और शेषफल देखें तो 1 बचा रह गया। यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 0 नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि ये हमारा विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या को आप लोगों को हमने एग्जाम्पल से समझाया। जो संख्याओं पूरा पूरा कट जाए 2 से भाग देने पर वो हमारा सम संख्या होती है, और जिन संख्याओं में हम 2 से भाग देते हैं वो पूरा पूरा नहीं करता वो हमारा विषम संख्या होती है। तो देखिए कथन को समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन जो है सम होता है। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए और उसका जब हम घन करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सम में प्राप्त होता है। देखिए कोई भी विषम संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए 1 का घन किए हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि 2 से हम 1 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। और यहाँ पर देखिए इसका घन प्राप्त हुआ 1। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो 3 संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है। कह रहा है किसी भी विषम संख्या का विषम संख्या लेना है। देखिए विषम संख्या का घन यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हुआ है, 27, और 27 में हम अगर 2 से भाग दें ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेषफल इसका 1 बचा रह जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका घन जो प्राप्त हुआ है वो हमारा सम में नहीं बल्कि विषम में प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे कथन में कह रहा है सम में होता है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से अगर संख्या देखिए 5, 5 क्या विषम है, क्योंकि हम 2 से अगर 5 में भाग दें तो पूरा पूरा नहीं करता है। भाग दे करके आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, 2 से जब हम 5 में भाग दें तो 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, इसमें 1 बचा रह गया, शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि ये जो 5 है ये विषम संख्या है। और विषम संख्या का जब हम घन प्राप्त किए हैं, इसका घन जो प्राप्त हुआ हमें ये 125, ये भी क्या है, विषम संख्या है।
इसमें देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर हमेशा देखना होता है। इकाई के स्थान पे देखिए 5 है, यानी कि विषम संख्या का घन हमेशा विषम में ही होता है। जितना भी देखिए यहाँ पे जैसे 6 के बाद 7 देखे, सॉरी 5 के बाद 7 देखे, 9 देखे, 11 देखे, इसी तरह से 13 देखे, 15 देखे, 17 देखे, इन सभी का घन जब निकालिएगा तो देखिए विषम संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए इकाई के स्थान पर सिर्फ ध्यान देना आप लोग। इकाई के स्थान पर देखिए 3 है, ये की विषम संख्या है। इसी तरह से 15 का यहाँ पर देखिए घन प्राप्त किए 3375, इसका इकाई देखें तो 5 है जो कि विषम में है। इसी तरह से 13 देखिए विषम संख्या, और इसका जब हम घन किए हैं यहाँ पे 2197 प्राप्त हुआ। इसका इकाई देखें तो यहाँ पे 7 जो कि विषम में है। यानी कि यहाँ पे देखिए विषम संख्याओं का घन जो है हमेशा विषम में ही प्राप्त होती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, किसी भी विषम संख्याओं का घन सम में होता है, तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला का, प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर का लिख देना है आप लोगों को असत्य। 2 का जो है पहला नंबर का कथन जो दिया हुआ है वो हमारा असत्य हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरा नंबर समझना है। दूसरा प्रश्न को समझिए, कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। एक पूर्ण घन जो है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होते। देखिए जैसे ये हमारा एक पूर्ण घन, जैसे यहाँ पर ये देखिए 10, और 10 का जब हम घन किए हैं यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 1000 प्राप्त हुआ है। तो क्या ये 2 शून्य पर समाप्त हो रही है? तो यहाँ पर देखिए तो इसमें 3 शून्य है, यानी कि ये 2 शून्य पर समाप्त नहीं हो रही। ये जो कथन है ये हमारा सत्य हो जाएंगे। इसमें कथन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। सच में नहीं होती है। यहाँ पर देखिए एक पूर्ण घन जो है यहाँ पर 2 शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है, यहाँ पर देखिए 3 शून्य पर समाप्त हो रही है। ये जो कथन है ये हमारा सत्य हो जाएंगे। दूसरा कथन ये सत्य हो जाएंगे, सही में नहीं होता है 2 संख्याओं पर समाप्त पूर्ण घन। यहाँ पर दूसरा कथन में लिख देना आप लोगों को सत्य, ये हो जाएंगे सत्य। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम शून्य वाली संख्या ही लेना है, 10 का घन करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 1000। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 10 की जगह पर अगर हम 20 ले लें और 20 का घन करें, 20 को हम 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी के 8, यानी कि 8000 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 20 का जब हम घन किए तो यहाँ पे हमें 8000 प्राप्त हुआ। तो इसका देखिए संख्या पर देखिए शून्य, शून्य की संख्या कितनी है, 3 है। 2 शून्य पर कभी भी नहीं समाप्त होते। इसी तरह से तीसरा नंबर में देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो वो उसका घन 25 पर समाप्त होती है। यहाँ पर समझिए अब इसको क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग देखें, 5 का वर्ग करें, 5 का वर्ग मतलब हो गया 5 गुने 5 यानी कि 25 हो गया। तो इकाई अंक देखें तो 5 पर समाप्त होती है। तो कह रहा है घन, इसका घन जो है इसका 25 पर समाप्त होती है। तो घन देख लीजिए, घन का मतलब देखिए 5 का वर्ग मतलब 5 के ऊपर घात 2, और घन का मतलब हो गया इसके ऊपर घात 3। तो 5 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 125, 125। तो सही में इसमें देखिए यहाँ पे 25 प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें, इसी तरह से हम अगर यहाँ पे लगा दे 15, यहाँ पर अगर हम कर दे 15 का घन, तो 15 का घन करें तो देखिए 15 का वर्ग करें तो 15 गुने 15, 15 गुने 15 कितना होता है, 225 होता है। तो 225 लिख देंगे तो इकाई अंक देखें तो 5 पर समाप्त हो रही है। लेकिन यही 15 का घन करें, 15 का घन करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3375। यहाँ पर देखिए 15 गुने 15 अगर करें, 15 को जब 15 से 3 बार गुना करिएगा, घन इनका निकालिएगा तो हो जाएंगे 3375। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक देखें तो 5 आया था, लेकिन इसमें देखें तो यहाँ पर 25 नहीं आ रहा है, कह रहा है 25 आता है। देखिए 25 पर समाप्त होती है, और परंतु यहाँ पर देखें तो 25 पर समाप्त नहीं हो रही है। एक का एग्जाम्पल देखें तो सही हुआ है, लेकिन दूसरा में नहीं हुआ है सही। हमेशा सही होना चाहिए, हमेशा सही नहीं हो रहा है, यानी कि 75 आ रहा है यहाँ पे 25 की जगह पे। तो हमें क्या कहना है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य हो जाएंगे। तीसरा कथन जो है ये हमारा असत्य हो जाएंगे, लिख देना है असत्य। अब इसी तरह से 4 नंबर कथन देखिए, कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। तो देखिए पूर्ण घन अभी आप लोगों को दिखा चुके हैं हम। देखिए ऐसा कोई घन है कि नहीं जो 8 पर समाप्त होती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 का घन करें तो यहाँ पर 8 पर समाप्त हो रही है, 8 है यहाँ पे, 2 का घन 8 है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कथन, 8 पर समाप्त नहीं होती है, बट यहाँ पे तो है 8 पर समाप्त हो रही है, यानी कि ये कथन जो है असत्य हो जाएंगे। ये कथन असत्य, 8 पर समाप्त हो रही है बट इसमें कह रही है 8 पर समाप्त नहीं होते, तो ये कथन असत्य हो जाएंगे, लिख देंगे असत्य। अब इसी तरह से 5 नंबर कथन में देखिए, 5 में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की घन, यहाँ पर देखिए 2 अंकों का घन जो है 3 अंकों पर समाप्त हो रही है। यानी देखिए ये हमारा हो गया 2 अंकों का संख्या, ये 10 जो है 2 अंक है, पहला देखिए 0 और दूसरा अंक देखें तो 1। और यहाँ पर देखिए 3 पर समाप्त हो रही है कि नहीं, तो 2 अंकों का घन देखें तो यहाँ पर 4 पर समाप्त हो रही है, 4 संख्याएं पर, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0 और चौथा 1। यहाँ पर 3 अंकों में समाप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए 3 अंकों में जैसे ये समाप्त हो रही है 729, तो देखिए ये 1 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की जैसे सबसे छोटी संख्या 10 है, इनसे बड़ा संख्या लेंगे तब तो यहाँ पर देखिए ये तो 4 अंकों में चला गया, और बाकी देखे तो 5 अंकों में भी चले जाएंगे, उनसे आगे लेंगे बड़ी संख्या तो। लेकिन यहाँ पर कभी भी देखे तो 3 अंकों में नहीं समाप्त हो रहे हैं, यानी कि ये भी कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। 5 नंबर जो कथन दिया है ये असत्य हो जाएंगे। ध्यान रखना है आप लोगों को, 2 अंकों का घन जो है 3 अंकों पर समाप्त नहीं होती है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 नंबर में कह रहा है 2 अंकों की संख्या के घन में
7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों का जब हम घन करेंगे तो उसका जो अंक प्राप्त होंगे, अंक में प्राप्त होंगे संख्या, वो 7 या उससे अधिक हो सकते हैं। तो देखिए 2 अंकों का घन, जैसे देखिए सबसे छोटी संख्या की है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना प्राप्त हो रही है, 4। अब हम सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 99 का घन। इस तरह से हम लगाएंगे इनको पर घात 3, तो 99 को स्वयं से हम 3 बार गुना करेंगे। 99 को स्वयं से 3 बार गुना करिएगा तो कितना हमें प्राप्त होगा, 9,70,299। 9,70,299 इतना प्राप्त होगा। तो देखिए कितना पर समाप्त हो रही है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 4 5 6 पर समाप्त हो रही है। देखिए सबसे बड़ी संख्या ली है 2 अंकों की, अगर इससे आगे ले गए तो देखिए 99 के बाद हो जाता है 100, जो कि 3 अंकों पर समाप्त हो रही है। देखिए 3 अंक का हो जाता है, ये हमें 2 अंकों का कह रहा था। 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या लेकर के देखें, फिर भी यहाँ पर देखिए तो संख्या 7 पूरा नहीं हो रहा है। इसका अंक देखें तो 6 ही अंक है, 1 2 3 4 5 6 ही अंक तक जा रहा है, 7 अंकों तक नहीं जा रहा है, या फिर उससे ना अधिक होगा। जब 7 अंक आया ही नहीं तो उससे अधिक हो कैसे सकता है। यहाँ पर देखिए अधिकतम ये 6 अंकों में हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है 2 अंकों वाली संख्याओं का घन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें भी लिख देना असत्य। ये जो कथन दिया हुआ है असत्य है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है 7 नंबर में, कह रहा है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक पर हो सकती है। नहीं देखिए 1 अंक वाली संख्या, देखिए जैसे ये हमारा 1 है और इसका घन भी देखें तो यहाँ पे 1 प्राप्त वाली ये हो सकती है, तो ये हमारा सत्य कथन हो जाएंगे। ये जो कथन है यहाँ पर ये सत्य हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सत्य। यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 2 का जो है 7 नंबर कथन तक देख लिया है। 7 नंबर कथन तक इस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। बस उससे आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस लाइक कर देना आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।